मैं डॉक्टर पूर्णिमा लकड़ा, राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय, राजनीति विज्ञान विभाग। आज मैं सेमेस्टर 3 के कोर पेपर 6 तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के चैप्टर 7 एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं के संघीय शासन के गुण एवं संघीय शासन के दोषों पर चर्चा करूंगी। वर्तमान समय में संघीय शासन राज्य के विकास की सर्वोच्च इकाई है। इस शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में सामंजस्य। संघीय शासन के अंतर्गत केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। यह शक्ति विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी विषय जिनमें नियमन और नियंत्रण की एकरूपता आवश्यक होती है, केंद्रीय सरकार को दिए जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय इकाइयों की सरकारों को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस सामंजस्य के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन एवं स्वतंत्रता दोनों के ही लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं और ऐसा केवल संघीय शासन में ही संभव है। दूसरा है निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति। संघीय शासन के द्वारा छोटे छोटे राज्यों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे परस्पर मिलकर एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण कर सके। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो विभिन्न 50 राज्य हैं, वे यदि अलग अलग होते तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह शक्ति प्राप्त नहीं होती जो आज के अमेरिकन संघ के कारण उन्हें प्राप्त है। भारतीय संघ के राज्यों के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बल्कि आंतरिक क्षेत्र में भी उनकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। आंतरिक अव्यवस्था या विद्रोह की स्थिति में उन्हें इस बात का भरोसा रहता है कि संघ की सम्मिलित शक्ति उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तीसरा गुण है संघ में सम्मिलित राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि। छोटे छोटे राज्य यदि अकेले हो तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होगी, किंतु यदि वे परस्पर मिलकर संघ का निर्माण कर लेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की गणना आज विश्व की प्रमुख शक्तियों में ना होती यदि उनकी घटक इकाइयां व्यक्तिगत प्रभुसत्ता पर टिकी रहती और संघ का निर्माण ना करती। चौथा है स्थानीय स्वशासन का लाभ। संघात्मक शासन में संविधान द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन किया जाता है। इस शक्ति विभाजन के कारण स्थानीय जनता को अपना शासन स्वयं ही करने का अवसर प्राप्त होता है। स्थानीय जनता स्थानीय आवश्यकताओं से परिचित होती है और उनमें बहुत अधिक रुचि होने के कारण अपनी उन्नति करने में वे अधिक सफल होते हैं। संघात्मक शासन में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अधिक श्रेष्ठ रूप में संभव होती है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार होते हैं और इसी दृष्टि से संघात्मक शासन ही लोकतंत्र के अनुकूल है। पांचवा है राजनीतिक चेतना। संघीय शासन अपने नागरिकों को श्रेष्ठ राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने ही क्षेत्र में सर्वांगीण संघीय सरकार की छाया सरकार प्राप्त हो जाती है। इस छाया सरकार से निकट का संबंध होने के कारण उनमें उनकी रुचि भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सरकार के कार्यों में भाग लेना प्रत्येक नागरिक के लिए सहज भी होता है। पांचवा गुण है केंद्रीय शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि। जन कल्याणकारी राज्य की धारणा के कारण वर्तमान समय में राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है और केंद्रीय सरकार के पास अपनी कार्य क्षमता से अधिक कार्य एकत्रित हो गए हैं। संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन हो जाने के कारण केंद्रीय सरकार का कार्यभार हल्का हो जाता है
और वह अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलता के साथ कर सकती है। इस प्रकार शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। 7वां गुण है निरंकुशता की आशंका नहीं। संघात्मक शासन में इस बात की आशंका नहीं रहती है कि कोई एक व्यक्ति या जन समुदाय सारी राज शक्ति अपनी हाथों में लेकर एक तंत्र या श्रेणी तंत्र की स्थापना कर ले। एकात्मक शासन में संपूर्ण राज शक्ति का प्रयोग एक ही केंद्र से होने के कारण किसी एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण सत्ता प्राप्त करना कठिन नहीं होता, परंतु संघात्मक राज्यों में शासन शक्ति अनेक इकाइयों में बटी हुई होने के कारण यह बात संभव नहीं हो सकती। 8वां गुण है राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयोगों के लिए अवसर। संघ राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था होती है, उसके आधार पर स्थानीय सरकारों के द्वारा विशेष समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे मृत्युदंड समाप्त करने या बेगारी मुआवजा प्रदान करने के संबंध में संघ की किसी इकाई में किसी नवीन प्रयोग को अपनाया जा सकता है और इस प्रकार के प्रयोगों से व्यापक क्षेत्र में लाभ उठाए जा सकते हैं। 9वां गुण है विशाल राज्यों के लिए यह उपयुक्त है। विशाल राज्यों के लिए तो संघात्मक शासन बहुत ही उपयुक्त शासन प्रणाली है। प्रायः बड़े राज्यों में भाषा, धर्म और हितों की विभिन्नता पाई जाती है और इन विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं। संघात्मक शासन में इकाइयों को शक्ति प्रदान कर इस प्रकार की विभिन्नताओं की रक्षा की जाती है और राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रबंध केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। केवल बड़े राज्यों के लिए नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राज्यों के लिए भी, जहां भाषा, धर्म और जाति की विभिन्नता पाई जाती है, संघ शासन उपयोगी होता है। 10वां गुण है मितव्ययिता और आर्थिक विकास। आर्थिक बचत की दृष्टि से भी संघीय शासन अधिक उत्तम है, क्योंकि संघ की स्थापना से वे अनेक व्यय बच जाते हैं जो संघ की प्रत्येक इकाई को अलग रहते हुए उन कार्यों को पर करने पड़ते हैं जिन्हें संघीय सरकार सभी इकाइयों की ओर से करने लगती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भी संघात्मक शासन ही उपयुक्त है। औद्योगिक क्रांति के कारण वर्तमान समय में जिस प्रकार के विशाल उद्योग धंधे द्वारा उत्पादन होता है, उन उद्योगों की स्थापना के साधन एक बड़े संघ राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकते हैं। अमेरिकी संघ की यदि 50 इकाइयां अलग अलग रहती तो इतना अधिक आर्थिक विकास नहीं कर सकती थी। 11वां है विश्व संघ की ओर एक कदम। छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्यों को विशाल राज्य के रूप में संगठित करके संघ राज्य मानव दृष्टिकोण को उदार बनाता है। राज्य के वर्तमान समय के विकास को दृष्टि में रखते हुए इस बात की सहज ही आशा की जा सकती है कि संघीय राज्य भविष्य में विश्व संघ के निर्माण की ओर आगे बढ़ रही है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सभी लाभों के अतिरिक्त संघ राज्य प्रजातंत्र के अनुकूल है और इसने प्रजातंत्र को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब हम संघीय शासन के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। इन गुणों के बावजूद संघीय शासन में अनेक दोष भी पाए जाते हैं। पहला है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। राजशक्ति की एकता के अभाव में संघ राज्य में वह एकता और शक्ति नहीं होती जो एकात्मक शासन में होती है। जिन विषयों का प्रबंध संघ की इकाइयों द्वारा किया जाता है, उनके संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण शासन में निर्बलता आ जाती है और दोहरे प्रशासन के कारण प्रबंध में अनावश्यक देरी होती है और विशेष रूप से संकटकालीन परिस्थितियों में यह प्रशासन संबंधी निर्बलता और अधिक दुखदायी हो जाती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दुर्बलता। यद्यपि प्रत्येक संघ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन ठीक प्रकार से करने के लिए व्यापार, वाणिज्य, सूचना और पर्यटन आदि अनेक विभागों का सहयोग होना आवश्यक है।
एक संघ राज्य के अंतर्गत ये विभाग साधारणतया इकाइयों के अधिकारों के अंतर्गत रहते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में थोड़ी कठिनाई होती है। जब आंतरिक विभेद विदेश नीति को प्रभावित करने लगते हैं तो विदेशों में राज्य की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के संघ में अनेक बार यह निर्बलता देखी गई है। तीसरा है राष्ट्रीय एकता को खतरा। अनेक बार संघ राज्य के अंतर्गत विविध इकाइयों के शासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाता है और ऐसा समय आ सकता है जब कोई इकाई संघ राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दे या अनेक इकाइयां मिलकर संघ राज्य की नीति का प्रतिरोध करने के लिए तैयार हो जाए। चौथा है भक्ति का विभाजन। संघीय शासन का यह एक गंभीर और अनिवार्य दोष है कि व्यक्ति की राज्य के प्रति भक्ति भावना अपने प्रांत के प्रति भक्ति भावना के साथ संघर्ष होता है और अनेक बार व्यक्ति को इन दोनों में से किसी एक को चुनने में बहुत अधिक कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ता है। पारस्परिक विरोध की इस स्थिति में व्यक्ति राज्य के प्रति अपनी भक्ति भाव को ठीक प्रकार से पालन नहीं कर पाता। पांचवा दोष है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। एकात्मक शासन में शासन का उत्तरदायित्व सुगमता से स्थापित किया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी प्रशासन संबंधी दोषों के लिए केंद्रीय सरकार ही उत्तरदायी होती है, जबकि संघीय शासन में विभिन्न प्रशासनिक त्रुटियों के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें दोनों ही एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराती है। ऐसी स्थिति में उत्तरदायित्व निश्चित करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। छठा दोष है संगठन की जटिलता। एकात्मक शासन की तुलना में संघीय शासन का संगठन बहुत अधिक जटिल होता है। संविधान द्वारा केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन किए जाने के कारण इन दोनों और विभिन्न इकाइयों के बीच प्रदेश और अधिकार क्षेत्र के संबंध में सदैव ही विवाद उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। सातवां है प्रगतिशीलता के विरुद्ध। लिखित और कठोर संविधान संघीय शासन की अनिवार्य एवं आवश्यक होती है। अनेक बार यह कठोर संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति उदासीन रहता है और सामान्यतः संविधान में संशोधन के लिए इकाइयों की स्वीकृति आवश्यक होने के कारण आवश्यकता के समय उचित परिवर्तन नहीं हो पाता और उन्नति रुक जाती है। बदलते परिस्थितियों के कारण संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह परिवर्तन सुगमता पूर्वक संभव नहीं हो सकता है। आठवां दोष है समय और धन का अपव्यय। संघीय शासन व्यय साध्य है क्योंकि इसके अंतर्गत दोहरे कानून और दोहरी राजनीतिक संस्थाएं होती है। संघीय शासन में समय और शक्ति का भी अपार व्यय होता है क्योंकि समान विधियां और समान प्रशासन लाने के लिए राज्यों को बहुत कुछ मनाना समझाना पड़ता है। संघीय शासन के स्थान पर एकात्मक शासन को अपनाकर समय और धन की बहुत बचत की जा सकती है। नौवां दोष है राज्यों के संघ से निकल जाने की आशंका। संघ में इस बात की भी सदैव आशंका बनी रहती है कि जिन इकाइयों को मिलाकर संघ का निर्माण किया गया है उनमें से यदि कुछ इकाइयां कम हो जाए या तो संघ से निकल जाए तो किसी इकाई के इस तरह से अलग होने की आशंका एकात्मक सरकार में बहुत ही कम रहती है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि संघीय शासन के दोष काफी ठोस प्रतीत होते हैं, किंतु इस बात को मानने से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन व्यवस्था के गुण दोषों से अधिक महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे विशाल देशों में राष्ट्रीय एकता और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच सामंजस्य संघीय शासन के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है और यह शासन व्यवस्था जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करने और उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही संघ के आर्थिक लाभ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है और यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि संघीय व्यवस्था
शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। और आलोचकों द्वारा किए गए जो संघीय व्यवस्था के अनेक तथाकथित दोषों को बहुत अधिक सीमा तक दूर किया जा सकता है। वास्तव में संघात्मक व्यवस्था वर्तमान अव्यवस्थित और अंधकारपूर्ण विश्व के लिए आशा की एक सुनहरी किरण है।